चलिए। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब पे वीडियो कम आ रही थी, तो अब जो है स्टैटिस्टिक के बीपीएससी का जो वीडियो जो है स्टैटिस्टिक और माइक्रो इकोनॉमिक के एमसीक्यू करवाऊंगा और वो आएगी। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बेगूसराय में हैं, वो आप लोग ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, ऑफलाइन 1 अप्रैल से। जो भी बेगूसराय के आसपास हैं, वो लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी 31 तक होली का ऑफर है, तो आईओसी सुपर 50 ऐप पे जाके आप लोग जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं ऐप पे। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो है 15-17 क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक का करेंगे, और ये कुछ ना कुछ डेली वीडियो अब आती रहेगी। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आईडीआरए इज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है ना? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट जो था, वो किससे रिलेटेड है? तो वो इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1900, ये ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 2000 ईस्वी में मल्होत्रा समिति ने मल्होत्रा होत्रा समिति के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, जो क्या था हमारा, इंश्योरेंस से संबंधित था, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, सॉरी, इंश्योरेंस से रिलेटेड था। अब बैंकिंग से कौन कौन सी समितियां याद है आपको? बेसिल है शायद, वो था। एक रंगराजन कमेटी किससे संबंधित था? बताइए मोनिका जी, रंगराजन कमेटी किससे संबंधित था? गौतम, स्मिता जी। रंगराजन कमेटी और बेसेल, ये सब जो था शायद बैंकिंग से संबंधित था या बीमा से संबंधित था। बताइए फटाफट, बेसेल का संबंध किससे है? जल्दी, फास्ट। बैंकिंग संबंधित कौन कौन सी जो समितियां थी जो बैंकिंग से रिलेटेड है? क्या मैंने सही लिखा है? फटाफट बताइए, बैंकिंग का संबंध किससे है? कौन कौन सी समिति आई थी? बैंकिंग, स्मिता कुमारी जी। बेसेल और बैंकिंग, ठीक है। और रंगराजन कमेटी का संबंध किससे है? उसका भी बैंकिंग से ही है। अच्छा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आपको पता ही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में आया था, फिर 1956 में आया था, इसी तरह चलता रहा। 1966 में भी था, 1991 में भी था। ठीक है, तो ये चलता रहा। तो 6 आई है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जितने भी वो आई है रिजोल्यूशन, वो 6 आया। ठीक है, चलिए। रंगराजन बैंकिंग से संबंधित, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, आईडीआरए एक्ट जो है वो किससे संबंधित होगा? वो इंश्योरेंस से संबंधित होगा। बेसिल और रंगराजन किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन करेंगे। अब एमसीक्यू ही चलेगा कुछ दिन। ठीक है, एमसीक्यू करवाएंगे। और जब हम लाइव क्लास हम लेंगे मॉर्निंग में इन लोगों की, तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह लाइव कर दूं कंसेप्चुअल कंसेप्ट की। ठीक है ना? इन लोगों को स्टार्टिंग से करवाएंगे, तो मैं लाइव कर दूंगा। जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, वही माइक्रो मैक्रो जिनको करना है वो कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? अब दो चीजें होती हैं, फ्लो नहीं है, नोट ऑफ फ्लो। अब स्टॉक और फ्लो होता क्या है, ध्यान दीजिए। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है जिसका कोई टाइम डायमेंशन ना हो, नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन। और फ्लो का क्या होता है? टाइम डायमेंशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर चेंज होता रहता है, फ्लो है। इनकम चेंज होता रहता है, फ्लो है। ग्रोथ रेट चेंज होता रहता है, फ्लो है। वेल्थ कभी चेंज नहीं होता। अगर इंडिया की प्रॉपर्टी मान लीजिए इतनी है, तो नक्शा देख लेते हैं, देख लीजिएगा। तो ये मान लीजिए कैसा इंडिया बन गया। मान लीजिए इंडिया की प्रॉपर्टी इतनी है, तो वेल्थ जो होगा क्या होगा? वेल्थ जो होगा वो क्या होगा? हमारा स्टॉक होगा। क्या होगा? वेल्थ जो होगा हमारा क्या होगा? स्टॉक होगा। क्या होगा? हमारा स्टॉक होगा। वेल्थ जो हमारा स्टॉक होगा। और ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? हमारा फ्लो होगा। ये सब हमारा फ्लो हो जाएगा, प्रवाह है, ये सब चेंज होता रहता है। तो एज इंजन का सर ऑनलाइन वाले में देख सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी देख सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ठीक है स्मिता जी।
जब मैं यहाँ से एक्सेस दे दूंगा तो देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो मैं यहाँ पढ़ा हूँ ऑनलाइन कर दूं, क्या दिक्कत। ठीक है। तो वेल्थ क्या है हमारा, स्टॉक है। चलिए आपसे एक और सवाल है, मनी सप्लाई क्या है, मुद्रा पूर्ति क्या है, बताइए। मनी सप्लाई स्टॉक है या फ्लो है? मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा पूर्ति क्या है बताइए। मुद्रा पूर्ति स्टॉक है या फ्लो है? स्टॉक है। मुद्रा पूर्ति बिल्कुल स्टॉक है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक क्या होगा, उतना ही रहेगा। लिमिटेड टाइम तक उतना ही रहेगा। ठीक है ना, लिमिटेड टाइम तक उतना ही रहेगा। अच्छा, पॉपुलेशन क्या है बताइए, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो क्या है, स्टॉक है फ्लो है? जनसंख्या एक क्या है, स्टॉक है फ्लो है, फटाफट कमेंट कीजिए। जनसंख्या एक स्टॉक है या प्रवाह है? जनसंख्या एक स्टॉक है। अनिल जी बोल रहे हैं फ्लो है, मोनिका भी बोल रही है फ्लो है, स्टॉक वाले बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन एक स्टॉक है। स्टॉक क्यों है, क्योंकि जनसंख्या एक लिमिटेड टाइम तक उतना ही रहता है। जो लिमिटेड टाइम तक 2011 की जनसंख्या 2021 तक हम उतना ही मानेंगे, बेशक जनसंख्या बढ़ रही हो कम हो रही हो, उससे मतलब नहीं है। एक निश्चित समय तक उतना ही रहेगा। तो पॉपुलेशन एक स्टॉक है। पॉपुलेशन क्या है, एक स्टॉक है, क्योंकि निश्चित समय तक उतना ही रहता है। ठीक है ना। मनी सप्लाई स्टॉक है। कैसे सर, गौतम राज पूछ रहे कैसे। मैं बता रहा हूँ ना, 2011 में अगर 2021 में जनसंख्या के काउंट हुआ है, बढ़ तो रहा है लेकिन 31 तक उसी जनसंख्या को लेके हम काउंट करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, उसी को हम काउंट करते हैं। वो टाइम डायमेंशन उसका नहीं होता, वो एक फिक्स टाइम तक उतना ही रहता है, स्टॉक होता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस क्या होता है ना, क्वेश्चंस आप 15-20 ही करें, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना तो ठीक रहता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर हम आपसे कोर्स लिए और जो है पीडीएफ भी नहीं मिला। बताइए, 800 रुपये पेमेंट भी किए, बड़ी मुश्किल से 800 रुपये आता है, 600 रुपये का रिचार्ज करवा लेते होंगे, 699। अब बेचारे पछता रहे। चलिए कोई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे कंटेंट सारा डाला हुआ है, इसमें कंटेंट में जाके आप ले सकते हैं, और जो चीजें हैं अपना टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, एक दूसरे से मांग सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है वो तो बाद में जानेंगे, पहले कौन सा है वो तो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है रियल बैलेंस अप्रोच, पीगू, वास्तविक शेष दृष्टिकोण पीगू का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आराम से ध्यान दीजिएगा। रियल बैलेंस अप्रोच जो है पीगू का है, वास्तविक शेष दृष्टिकोण जो है वो किसका है, पीगू का है। वास्तविक शेष दृष्टिकोण पीगू का है, बिल्कुल करेक्ट, सही है, ये करेक्ट। इन्फ्लेशनरी गैप किन्स का है, बहुत बढ़िया है, ये भी तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ये फिशर का है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो टॉबिन का नहीं है, तो ये नहीं है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका ये है आपका, ये है फिशर का, ये फिशर का, ये फिशर का है, तो ये गलत है। एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर एनालिसिस हिक्स का है, ये बिल्कुल सही। तो परिधि जी बोल रहे हैं सर डी, कैसे हो परिधि, ई होगा। ठीक है ना, इसका ये सब सही है, ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसका सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सब थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, तो इसको छोटा ही कर देते हैं। ये लीजिए, कहता मैच करना है, कौन सा मैच करना है, मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आपको याद है, पहले वो देख लेते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, कहता है एवरेज प्लस की,
एक्सेप्ट कंपनसेशन। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है इस तरह से। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये तो ठीक है भाई साहब। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो होगा वो कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हो जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसका कैसे होता है डिफरेंस कर? वो इस तरह से होता है आईसी। ठीक है। और हिक्स का क्या है? हिक्स का भाई साहब, हिक्स का है कॉस्ट डिफरेंस लागत, कंपनसेटिव वेरिएबल इनकम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दो का आपको पता चल गया है, अब कोड देख लीजिए। कोड ये है कि सेकंड का क्या आएगा? सेकंड का थर्ड आएगा, तो बी का क्या आएगा? थर्ड आएगा, तो एक ये रहा। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री का सेकंड आएगा, सी का डी का सेकंड आएगा, तो यही ए करेक्ट आंसर। फोर का ए आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो, अरे नहीं, ए का फोर आएगा। ए का फोर आएगा जो है ये है प्लस की जो है वो कॉस्ट डिफरेंस में आएगा। और आपका सी का हिक्स का जो क्या आएगा? कंपनसेशन ऑफ इनकम वेरिएबल फर्स्ट आएगा। तो आपको अगर दो पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। दो पता है तो आप आराम से तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आएगा, देखिए राइट एवरेज कॉस्ट हाइपरबोला, थर्ड का सी। तो थर्ड का सी तो एक, मतलब बी का थर्ड तो एक नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक दो भी पता होगा तो आप लोगों की बात बन सकती। ठीक है ना? अब देखिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एसी ऐसे बनता है, अब आपको पता है कि एसी इस तरह से बनता है, और एबीसी ऐसे बनता है, और एएफसी जो है इस तरह से बनता है। ठीक है ना? एबीसी, एसी और एमसी इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कई बार इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे देखिए एसी है, ये एसी है, ये एबीसी है, और ये एएफसी है, और ये एमसी होता है। तो इससे सवाल बहुत सारे बनेंगे कि एमसी एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, एमसी एबीसी के मिनिमम पॉइंट पे काटता है। ठीक है ना? एमसी तेजी से बढ़ता है, जब एसी एमसी से ज्यादा होगा तो एसी कम होता है। तो ये डायग्राम अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है? डायग्राम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए आप लोग एक बार इसको सॉल्व करिए, तो देखते हैं, सॉल्व करिए, कमेंट कीजिए फटाफट। कमेंट कीजिए, आपके पास टाइम है, थोड़ा सा तैयारी ढंग से कर सकते हैं आप लोग। और जो भी बेगूसराय में है गौतम, आपके दोस्त वगैरह कुछ फोन कर रहे थे, जो भी बेगूसराय के आसपास हैं वो जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों की इकोनॉमिक्स जो है कराई जाएगी। सर एमसीक्यू का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, मिनिमम पॉइंट पर एसी और एबीसी पैरेलल होता है? एबीसी और एबीसी पैरेलल होता है मोनिका? बिल्कुल नहीं होगा मोनिका, बिल्कुल नहीं होगा पैरेलल, क्योंकि एएफसी कम होगा तो उसके बीच का गैप कम हो जाएगा। चलिए, गौतम पूछ रहे सर ऑफलाइन में मुझे भी पेमेंट देना होगा? नहीं, क्या पेमेंट दोगे तुम? पेमेंट क्या देना? जितना ऑनलाइन की फीस है उससे बस डबल, तीन तीन चार गुना ही तो देना। बताइए फटाफट। परिधि प्रजापति को कहाँ होगा सर ऑफलाइन? बेगूसराय में। चलिए, दिए गए डेटा से अनुमानित दो समाश्रयन रेखाएं, यानी मैं बताता हूं, दो हमारे पास इक्वेशन है, एक ये है और आपको ये है। ठीक है ना? दी हुई होने से एक्स वाई के बीच सह संबंध निकालना है, कॉरिलेशन निकालना है। यूजीसी नेट का पेपर है। इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाना है आपको, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप इससे ज्यादा हेल्प ना ले सके। ठीक है ना? इससे आपको ज्यादा हेल्प ना मिले। चलिए बताइए। आंसर बताइए। देखिए कॉरिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल्स टू, मैं आपको ये बता दूं, आर इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई
इंटू बी वाई एक्स। ये बता देते हैं क्या होता है, ठीक है ना। बी एक्स जैसे एक्स वाई इजकल टू है हमारे पास 4 + 0.4 एक्स, तो इसका मतलब होता है ये है हमारा बी वाई एक्स, जो एक्स होगा ये आ जाएगा, यानी ये हमारा बी वाई ये हो जाएगा। इसी तरह एक्स का है -2 + 0.9 वाई, तो ये हमारा आ जाएगा बी वाई एक्स, सॉरी एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा आप, ये 0.4 और ये 0.9, तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.9, ये जो होता है ना ये बी एक्स वाई हो जाएगा और बी वाई एक्स हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बताइए 0.6, ये होगा हमारे पास, ये 9 है, 9 है 0.9, तो ये 0.36 आ जाएगा, ये 0.6 है ना। तो ये इक्वेशन इसका करेक्ट, ठीक है ना, ये इक्वेशन इसका करेक्ट। चलिए ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरिलेशन इज ट्रू, सहसंबंध के लिए कौन सा कथन सत्य है। इट स्टेटेड द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यह एक्स तथा वाई के मध्य कारण और प्रभाव के संबंध को बताता है। इट स्टेट्स कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स, किन्हीं भी दो चरों के मध्य सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। इट स्टेटेड दैट रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट और डू नॉट, है ना, यानी किन्हीं दो चरों के बीच मध्य संबंध है या नहीं है ये बताता है। नन ऑफ दीज ऑप्शन, बताइए इसका आंसर बताइए। ये बोल रहे हैं 12th का भी फिर से करा दिया, दीजिए सर। अच्छा विनीता कुमारी, ठीक है, बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए इसका आंसर फर्स्ट का, मतलब इसका। थोड़ा सा सोचना है, टाइम लीजिए थोड़ा सा, और फिर उसको सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए। ठीक है, सी बोल रही है परी दीदी, गौतम यही बोल रहा है। एक ही स्टूडेंट है जिसने सही बोला है, परिधि प्रजापति। सी करेक्ट आंसर है। धनंजय आर्यन जी बहुत बढ़िया, धनंजय जी बोल रहे हैं सी। कॉरिलेशन बिल्कुल सही है, किन्हीं दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं है ये बताता है, ठीक है ना, एक्स वाई में रिलेशन है या नहीं है वो बताता है। चलिए आप जब इतना कर ही लिए तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सहसंबंध मापने की कितनी विधियां होती, सहसंबंध मापने की कितनी विधियां होती, सहसंबंध मापने की विधि बताइए। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कितने होते हैं, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कितने होते हैं, कोई है। कि विधि बताइए, सहसंबंध की विधि बताइए कितने होते हैं। 3 होते हैं, वेरी गुड। पहला होता है आपका कार्टियसन, जिसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और यही फॉर्मूला जाके ऐसे भी बन जाता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला होता है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम में अगर मान लीजिए इसमें 4-5 चीजें हैं, अगर एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर जा रही है, इसे बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव,
परफेक्टली पॉजिटिव, पॉजिटिव पूर्णतः धनात्मक। और पूर्णतः धनात्मक किसी को बताइएगा मत, +1 होता है। एक होता है ऊपर से नीचे, ये होता है परफेक्टली नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव, नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव पूर्णतः ऋणात्मक, ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णतः ऋणात्मक। और ये भी नहीं बताना है आपको, ये -1 होता है, ठीक है ना। और एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा नीचे से ऊपर बहुत सारे लाइन जा रहे हैं, ये सिर्फ होगा पॉजिटिव। ऊपर से बहुत सारे नीचे लाइन आ रहे हैं, ये होगा नेगेटिव। और जब इस तरह से गोल बन जाए तो नो कॉरिलेशन, नो कॉरिलेशन, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि सहसंबंध जो होगा, सहसंबंध जो होगा, सहसंबंध -1 और +1 के बीच में होगा। और ये 1 भी हो सकता है, ऐसे डाल दीजिए, ठीक है ना, 1 या 1 से नीचे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो यूट्यूब पे सो गए थे मेरे चैनल पे, थोड़ा सा जगना है आपको, क्योंकि बहुत दिनों से लोग वीडियो नहीं डाल रहा था, तो इस चैनल को देख नहीं रहे थे। लग रहा हो सर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, सेटिंग थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह में टाइम नहीं मिलता है। आइए, टाइम नहीं मिला, अब है, अब ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल क्लास चलेगी, ये प्रॉपर चलेगी। एक देखते होंगे आप यूट्यूब पे आता होगा, कोई नहीं टक्कर में, कहाँ पड़े हैं चक्कर में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है आपका, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जा सकती है ना। कार्ल पियर्सन सहसंबंध की गणना निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जा सकती है? मीडियन से, मीन से, से। भाई साहब ये तीनों जो है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, के प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी। और आपसे पूछ देगा कैसे, कैसे पूछ दिया, तो ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने किया है ना, फॉर्मूला XY अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का है, ये वही तो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलेगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने पिछले फॉर्मूले में किया था, ध्यान दीजिए, पिछले फॉर्मूले में अभी हमने किया था, ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो ध्यान देना है। कुछ चीजें जो है, अरे कभी कभी अपनी मनमानी करने लग जाता है ये नालायक लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज आर सेटिस्फाइड बाय द फिशर्स आइडर इंडेक्स। आदर्श सूचकांक द्वारा संतुष्ट किससे किया जाता है? देखिए आदर्श सूचकांक टाइम रिवर्सिबल, फैक्टर रिवर्सिबल, सर्कुलर तीनों करता है, तो तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम रिवर्सिबल, फैक्टर रिवर्सिबल, और तो देखिए एक फॉर्मूला होता है P01 इंटू P12 इंटू P21 इक्वल्स टू 1, है ना। ये सब देखते होंगे, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट बोलते हैं इसको, टाइम रिवर्सिबल। फैक्टर रिवर्सिबल में क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, फिशर, फिशर जो फॉर्मूला है वो सभी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, सभी परीक्षण को, परीक्षणों को, सभी परीक्षणों को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है।
और कोई भी, इसलिए इसको आइडल बोलते हैं, आइडल इंडेक्स बोलते हैं, आदर्श आदर्श सूचकांक बोला जाता है फिशर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द स्टैटिस्टिक डेविएशन। स्टैटिस्टिकल डेविएशन निकालना है। स्टैटिस्टिक डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल। ठीक है, ये होता है पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए डेटा कैसे होगा। पूरे का होल स्क्वायर होगा तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 1000 दिया। पुट कर, अच्छा चलिए सॉल्व करिए तो एक बार आप, मैं तो फटाफट कर दूंगा, आप लोग एक बार सॉल्व कर दीजिए। गौतम बोल रहे हैं शायद डी, इसका मतलब गौतम पूरा रट के आया है, यूथ रटा हुआ है गौतम, है ना। पूछ दिया हाउ पे, नौकरी तो लग जाएगी, फिर वहां पे जाके पढ़ाना भी तो है। फटाफट बताइए। जल्दी आप लोग बताएं। चलिए पुट ही कर देते हैं। अब देखिए, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, और हमारे पास मीन दिया हुआ है 6, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 7। ये तो क्लियर है कि एन हमारा कितना हो जाएगा, एन हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पुट कर देते हैं इसमें, इसमें पुट करिए वैल्यू। ठीक, एक मिनट रुक जाते हैं। फॉर्मूला ध्यान दे दीजिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 1000 अपॉन एन कितना है, एन है हमारे पास 10, एन हमारा 10 है, एन हमारे पास कितना है 10 है, 10 आ जाएगा। माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास, सिग्मा एक्स ये है 60 अपॉन एन, एन हमारा कितना है 10 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास 100, और ये 6 से कट जाएगा, 6 36, 36 माइनस कर दीजिए, रूट कितना आ जाएगा 64। 8 इज द करेक्ट आंसर, सी ही होगा सर। ठीक है ना, 8 क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग। लॉरेंस कर्व किसका स्टडी करता है? वैसे मैं आपको लॉरेंस कर्व के बारे में बता दूं, लॉरेंस कर्व आय की असमानता को मेजर करता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को मापता है, आय की असमानता। वैसे जानते हैं आय की असमानता, तो ये लॉरेंज थे, मिस्टर लॉरेंज, मैक्सो लॉरेंज 1905 में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। उसके बाद ये गिनी कोफिशिएंट भी थे, जो आयो गिनी कोफिशिएंट जो 1912 में, सर 1912 में उन्होंने। चलिए अब बताइए, अब मुझे बताइए कि लॉरेंज कर्व किससे मेजर करते हैं। देखिए लॉरेंज कर्व जो मेजर करते हैं वो डिस्पर्सन मेजर किया जाता है। लॉरेंज कर्व जो है इसका संबंध जो है डिस्पर्सन मेजर करने के लिए किया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, मेजर डिस्पर्सन में ही आता है लॉरेंज। वैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की बात करें तो डिस्पर्सन में आता है आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, ये सभी डिस्पर्सन का ही है। और सेंट्रल टेंडेंसी में 3 आता है, मीन मीडियन मोड, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी के 3 माप होते हैं, मीन मीडियन मोड। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिर से आगे कहता था चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक इज नोन एज। सांख्यिकी में किसी घटना के घटित होने का अथवा घटित ना होने की सिफारिश स्थिति को जाना जाता है। तो देखिए टाइम टाइम सीरीज से तो होता नहीं, घटना से संबंधित नहीं। टाइम सीरीज फ्लक्चुएशंस वगैरह के लिए है, टाइम के लिए, टाइम में चेंजेस, टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रहा है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण ये भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो क्या प्रायिकता है, क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका क्या है प्रोबेबिलिटी में करेक्ट आंसर। ठीक है,
फटाफट कमेंट कीजिए, क्या बी करेक्ट आंसर है? बिल्कुल सही, बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर प्रॉपर हम डिस्कस करें 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टाइम, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये है मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा मैंने अभी आज तक, तो ये होगा नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है। और ये है मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आगे ये तो होगा नहीं। और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो अब बच गया आपको दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये तो दोनों आंसर कट ही गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इस दो फॉर्मूले में आपको ध्यान देना। अब देखिए ये फॉर्मूला जो होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का होता है, वेरिएंस का होता है। और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नूतन कुमारी स्मिता कुमारी जी बोल रहे हैं बी सर, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? हाँ ये देख लेते हैं, ये बताइए, कहता है व्यक्तिगत समांक माला में माध्यिका मूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मीडियन में आपको बता दूं, माध्यिका की बात करते हैं, तीन प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, एक होता है व्यक्तिगत श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरा होता है आपका, व्यक्तिगत हो गया, दूसरा है आपका खंडित श्रृंखला, खंडित श्रृंखला, तीसरा होता है आपका अखंडित श्रृंखला, अखंडित, अखंडित श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला होगा। अब देखिए व्यक्तिगत श्रृंखला में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, ठीक है ना। और खंडित श्रृंखला में भी होता है n+1/2th टर्म, लेकिन इसमें होता है m=n/2th टर्म। फिर इसका फॉर्मूला आगे को बन जाता है L1+n/2 - CF/F × I। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत श्रृंखला की बात कर रहा है, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा है। इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। धनंजय जी बोल रहे हैं डी होगा। साइज ऑफ एन कैसे हो जाएगा? माध्यिका निकालने की बात कर रहा है, मीडियन। और कोई बोल रहे हैं सर बी होगा, ये भी नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, ठीक है ना। और प्रियंका धनंजय जी बोल रहे हैं डी, मोनिका बोल रहे हैं बी। अच्छा बी ठीक, गौतम ए, स्मिता जी बी, चलिए ठीक है। तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। अगर ये व्यक्तिगत या खंडित भी पूछता तो भी यही होता। सिर्फ सतत श्रृंखला में n/2 होता है, यानी अखंडित कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो होगा, ये सतत श्रृंखला भी बोलते हैं इसको, इसमें सिर्फ n/2 होगा सतत श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ता, नेक्स्ट। आगे बढ़िए, देखिए एक भारित कीमत सूचकांक जिसमें जिसके आधार वर्ष तथा दिए गए मात्राओं के अंकगणितीय औसत को इस रूप में भार माना जाता है। भारित सूचकांक, देखिए पास्चे का जो फॉर्मूला है, भार होता क्या है? भार होता है P0 प्लस, सॉरी
क्यू नॉट प्लस क्यू वन। और आपको मैं ये बताऊं कि मार्शल का फॉर्मूला होता है, मार्शल इंडेक्स का, सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी नॉट, और ये आ जाएगा क्यू नॉट प्लस क्यू वन, नीचे क्यू नॉट प्लस क्यू वन, और इसी को बोलते हैं भार। तो आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए मात्रा में अंकगणित औसत को इस ग्रुप में भार माना गया है, तो फिशर को माना गया, सॉरी मार्शल एजवर्थ को माना गया, मार्शल एजवर्थ को माना गया, क्योंकि लेस्पियर पास्चे में P1 Q1 का औसत नहीं आता, P1 Q1 नहीं आता उसमें, या P आएगा या Q आएगा। जैसे फिशर लेस्पियर का फॉर्मूला याद कीजिए, वो है ऐसे, है ना, याद होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। लेकिन ये उम्मीद मुझे लगता है कि मैं गलत उम्मीद कर रहा हूँ। पास्चे का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P नॉट Q नॉट Q1 इंटू 100, ये आ जाएगा। और फिशर का फॉर्मूला आपको पता है, फिशर का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू पी होता है, L इंटू पी होता है, यानी लेस्पियर और पास्चे को रूट में डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा मार्शल एजबर्ग सूचकांक, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बड़ा, ये सब चीजें जो है ना, जो स्टैटिस्टिक वगैरह है, आपको बिल्कुल अगर डीप पढ़िएगा थोड़ा सा तब भी समझ में आएगा, वरना हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। और रट के हम सिर्फ एग्जाम क्रॉस पास कर सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाने जाएंगे तो बेइज्जती, असली बेइज्जती आपकी वहां होगी। कोई बच्चा मान लीजिए 100 मार्क्स वाला बहुत पढ़ने वाला है, कुछ पूछ दिया, और जो आपकी स्टार्टिंग में इमेज बन जाएगी ना, तो वही इमेज बनी रहेगी, ध्यान रखो। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल एक एक चीज पढ़ के जाना है। नौकरी हो जाए उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन है कि मन लगा के पढ़ना। चलिए, सहसंबंध गुणांक, कम से कम 11 12 को तो बिल्कुल अच्छी तरह से करना पड़ेगा। सहसंबंध गुणांक समान होता है, ध्यान दीजिएगा, सहसंबंध गुणांक समान होता है, सहसंबंध गुणांक समान होता है। तो ये फॉर्मूला भी मैंने करवाया था, बताइए सहसंबंध कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये तो आप आराम से कर लेंगे, अनिल जी बोल रहे हैं पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा देंगे, ठीक है ना, पढ़ा तो देंगे ही, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सहसंबंध का गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा, डी, डी इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट आंसर बताएं फटाफट इसका आंसर बताएं। फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, जल्दी देखते हैं। गौतम राज ए, फटाफट, बाकी डी, अच्छा वो उसका आंसर है, फटाफट इसका आंसर बताएं। ए, राजकुमार चौहान जी ए बोल रहे हैं। प्रियंका कुमारी ए, परिधि जी बी, परिधि 25 आ रहा है, अच्छा, माधुरी जी बी। फटाफट सबका आंसर आना चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। स्मिता कुमारी जी 25, मोनिका, रणवीर जी बी, मोनिका बी। चलिए, अंजलि सर मेरा नाम आता है, हाँ अंजलि जी आ रहा है आपका नाम। स्मिता कुमारी बी, सब बी बोल रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं।
देखिए, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या होगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ये इफ जेड इज 10, जेड 10 है, मीडियन 20 है, 3 × 20 -2 मीन, मीन है, मीन ही तो निकालना है। ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, ये आएगा 2 मीन। तो मीन को इधर ले आते हैं, ये आएगा 2 मीन, और 10 को इधर ले आते हैं, 60 - 10, तो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 50/2, 25। क्या बात, 25 इज द करेक्ट आंसर, 25 इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग, हम लोग जो है यहाँ तक करेंगे। ठीक है ना, जो भी मैंने बोला ना, आप लोग जो भी ऑफलाइन है यहाँ पे, आप लोग आइए बेगूसराय में और ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बेगूसराय, ऑफलाइन। और ऑनलाइन में तो आप ऐप पर डाउनलोड करके जो है परचेज कर सकते हैं। कोई समस्या है तो नंबर 1717 971777 17844। ठीक है, इतना करना है आज आप लोगों को।